So accounting standard 19, हाँ, लीजेस। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अगर कोई एसेट लीज पे दी है और सामने वाले के लिए लीज पे ली है, तो दोनों की बुक्स में उस लीज्ड एसेट की अकाउंटिंग कैसे होगी। ओके, और लीज में दो पार्टीज़ हो गई, एक जो लीज पे एसेट दे रहा है, एक जो लीज पे एसेट ले रहा है। तो जो दे रहा है उसको अपन बोलते हैं लेसर, इसको मैं और इजी वर्ड में बोलूँ तो ओनर ऑफ द एसेट, और जो एसेट लीज पे ले रहा है वो हो गया लेसी, दैट इज द यूज़र ऑफ द एसेट या टीनेंट, किराएदार। ठीक है, अब वर्ड लीज जो है इसको इजी वर्ड्स में कहा जाए तो रेंट। ओके, आपने अपनी बिल्डिंग किराए पे दी, ठीक है, आपने कोई मशीनरी किराए पे दी। ओके, तो दैट इज़ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स लीज। जनरली फीचर ऑफ लीज इज कि ड्यूरेशन इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए एसेट, 25 साल के लिए एसेट, 99 ईयर्स की लीज गवर्नमेंट देती है ना ज़मीन, 99 साल के लिए लीज पे। तो अब ये सारे लीज के जो एग्रीमेंट्स हैं, उसमें एक तो होगा एसेट का ओनर जो एसेट किराए पे देगा, और सामने वाला हो गया टीनेंट जो एसेट किराए पे ले रहा है। हाँ, इसके लिए किराया रिसीट होगी, इसके लिए किराया पेमेंट होगा। ओके, तो अब आप कहेंगे इसके लिए एस बनाने की कहाँ ज़रूरत है, जो किराया दे रहा है वो किराए का खर्चा पेनल में डेबिट कर देगा, जिसको मिल रहा है वो पेनल में क्रेडिट कर देगा। ओके, बट कॉम्प्लिकेशंस आर देयर। नाउ व्हाट दिस एस सेज दैट लीजेस जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर किए जाते हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वो दो तरह की हो सकती है, इधर इट कैन बी अ फिनेंस लीज और एन ऑपरेटिंग लीज। वापस पीछे चलते हैं, AS 16 बोरोइंग कॉस्ट, उसके डेफिनेशन में 5 पॉइंट्स थे, उसमें एक ये भी था फाइनेंस चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस लीज। और पीछे चलते हैं AS 10 कॉस्ट ऑफ एन एसेट PPE, उसमें अगर एसेट लीज पर ली है तो इसका मतलब लीज पे मैंने एसेट ली, तो आप कहेंगे मैं तो किराएदार हुआ, एसेट मेरी थोड़ी है, लैंडलॉर्ड की है। ठीक है, मैं तो किराएदार हूँ तो मेरी बुक्स में एसेट थोड़ी आएगी। बट अगर फिनेंस लीज है तो मैं किराएदार हूँ फिर भी वो एसेट मेरी बुक्स में होगी। ठीक है, उसकी कॉस्ट का कैलकुलेशन होगा, उस पर डिप्रिसिएशन मैं कैलकुलेट करूँगा। तो इट इज़ अ यूनिक फीचर विच दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज़। इनकम टैक्स एक्ट यू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड ओनरशिप। ठीक है, वो जो भी हो, बट डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है। तो अब ये AS का जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन सब्सटेंस ओवर फॉर्म, जो अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में आता है ना कि ट्रांजैक्शन की जो रियलिटी है, असलियत है, वो हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दिखना चाहिए रादर देन लीगली क्या दिखता है। अब इस AS में मेनली जो अपने को कॉन्सेंट्रेट करना है और जो समझना है, ये समझ लो 95% ऑफ द पार्ट इज़ विथ फिनेंस लीज, बाकी का 5% पार्ट ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज तो नॉर्मल रेंटल एग्रीमेंट, ठीक है, कि भाई आपकी बिल्डिंग है, आपने उसको किराए पे दी, ठीक है, हर महीने किराया आ रहा है, आपके लिए वो किराए की इनकम है, बिल्डिंग आपकी बुक्स में रहेगी, आप मतलब ओनर, ठीक है, लेसर की बात कर रहा हूँ, उसकी बिल्डिंग है, उसकी बुक्स में बिल्डिंग रहेगी, डिप्रिसिएशन वो लगाएगा, उसको किराया मिलेगा, उसके लिए इनकम हो गया। सामने वाला जो किराएदार है वो किराया पे करेगा, पेनल में डेबिट कर देगा, उसकी बुक्स में कोई बिल्डिंग आने वाली नहीं है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लीज इज़ एक्सट्रीमली सिंपल। फिनेंस लीज में मैं ओनर हूँ, आप लोग किराएदार हो, तो एसेट मेरी बुक्स में नहीं आपकी बुक्स में होगी। ओके, जबकि आप उसके मालिक नहीं हो। डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करोगे, आप चार्ज करोगे, आपकी बैलेंस शीट में एसेट आएगी, और आप मुझे जो किराया दोगे, ठीक है, वो आपके लिए किराए का खर्चा नहीं है, मेरे लिए किराए की इनकम नहीं है। लीगली भले ही वो किराया है, भले आप उस पर TDS भी काट रहे हो,
ठीक है, इनकम टैक्स के हिसाब से भले ही वो रेंट होगा, एएस कहता है वो रेंट नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ फिनेंस लीज। अब उसका लॉजिक समझिए। अगर मान लीजिए मैं आपको कोई भी चीज़ किराए पे देता हूँ और किराए में आपसे पूरी उस एसेट की कॉस्ट और साथ में ब्याज वसूल कर लूँ, तो मेरा जो ये एग्रीमेंट आपके साथ हुआ, ये लॉजिकली किराया कमाने के लिए हुआ है या सेल प्लस इंटरेस्ट? क्लियर? तो ऑब्वियसली मैंने वो एसेट आपको किराए पे नहीं दिया। अच्छा, आप भी जब इतना पैसा दे रहे हो, आपको मालूम है कि मैं किराया नहीं दे रहा हूँ, उस एसेट के पूरे पैसे प्लस, क्योंकि लेट पेमेंट कर रहा हूँ, किस्तों में पे कर रहा हूँ, ब्याज भी दे रहा हूँ। इसका मतलब हर बार जो आप मुझे पैसा दे रहे हो वो रेंट नहीं है, वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट है, और मेरे लिए भी वो रीपेमेंट है। तो अब इसको लॉजिकली समझिए। सपोज़ यू वांट टू बाई अ कार। अब 15 लाख की गाड़ी है। सबसे पहला ऑप्शन है चेक दो, गाड़ी खरीद लो अपने नाम से। हाँ जी। अब हाँ, इधर ध्यान दो। तो अब यू पे द मनी, गेट द कार, आपके नाम से गाड़ी हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी, कार अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसे है नहीं तो बैंक से उधार ले लो, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, फिर कार अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक ने भी मना कर दिया, नहीं देंगे, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन है आप लीज़ पे ले लो। अब लीज़ में मॉडिफिकेशन क्या है, कार आपको ही लेनी है, मुझे नहीं लेनी है। आई एम अ लीजिंग कंपनी, आई एम अ फिनेंस कंपनी, ऐसा समझ लीजिए। अब आप मेरे को अप्रोच करते हो, मैंने कहा ठीक है कार आपको दिला देंगे, बट कार आपके नाम से नहीं होगी, कार मेरे नाम से होगी। एडिशनल सिक्योरिटी, कल को आप कोई किस्त देने में आनाकानी करो, कार मेरी है, मैं आराम से उठा के ले जाऊंगा। तो अब वो कार मैंने मेरे नाम से खरीदी, ठीक है, 15 लाख की गाड़ी, और आपको दे दी। ओके, आप गाड़ी चला रहे हो। अब मैं आपसे जो वसूली करूँगा, ठीक है, एक मान लो कार किराए पे लेते हैं ना अपन, रोज़ के मान लो 3,000 रुपये चार्ज करता है, तो उसके हिसाब से वसूली कर लूँ, या मेरे दिमाग में क्या रहेगा कि 15 लाख रुपए मैंने लगाए हैं, तो आपसे मुझे वापस क्या मिलना चाहिए, 15 लाख प्लस इंटरेस्ट। ओके, और साथ में मैं क्लॉजेज और क्या डालूँगा, कार कुछ भी ख़राब वराब हो गई जिम्मेदारी आपकी, ठीक है। मतलब आप इसको किराएदार की तरह मत चलाना, ठीक है, मालिक की तरह चलाना। चलाने में भी फ़र्क पड़ता है ना, ठीक है। एक भाई किराएदार की तरह चलाना और पूरे मोहल्ले वालों को सिखा देंगे, ठीक है। और खुद की तरह चलाना हो तो एकदम ध्यान से चलाओगे, ठीक है। मेरे को एक जोक याद है भाई, गाड़ी रुकती है, आदमी उठता है, साइड वाला गेट खोलता है, उसकी वाइफ नीचे उतरती है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन ये है, या तो गाड़ी नहीं है या वाइफ नहीं है। तो तो हाँ जी, अब वापिस आ जाते हैं इधर। तो अंडरस्टैंड नाउ, अब उस केस में द अमाउंट आई एम गोइंग टू चार्ज, अब भले ही मैं उसका नाम एग्रीमेंट में वैसा ही लिखूंगा। अच्छा, एग्रीमेंट में मैं ये नहीं लिखूंगा मैंने आपको कार बेची है, मैं एग्रीमेंट यही बनाऊंगा मैंने आपको कार किराए पे दी है, जिसका हर महीने या हर साल इतना किराया लूँगा। सपोज़ आपने कह दिया भाई 5 साल में पूरा पेमेंट करूँगा, क्योंकि पैसे तो आपके पास है नहीं, किस्तों में देना है। 15 लाख की गाड़ी है, 5 साल में पेमेंट करोगे, हर साल कितना लूँगा, 3 लाख प्लस सम इंटरेस्ट। सपोज़ मैंने कह दिया हर साल 4-4 लाख रुपए देना, तो 5 साल में मैं आपसे कितने पैसे ले रहा हूँ, 20 लाख रुपए। ओके, अब वो 20 लाख में प्रैक्टिकली 15 लाख तो प्रिंसिपल का है और 5 लाख इंटरेस्ट का है। तो अब उस केस में रियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन इज, क्या आप मुझे 4 लाख का रेंट नहीं दे रहे हो, आप मुझे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे करो और मुझे भी रेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। इट इज़ मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर हो रहा है। तो बेस्ड ऑन दैट सिस्टम AS 19 सेज कि लेसर जो है, मैं जो हूँ जिसने कार खरीद के आपको दी, मैं मेरी बुक्स में कार अकाउंट नहीं दिखाऊंगा, मैं तो ये कहूँगा आप मेरे क्या हो, डेटर हो। होता ही है डेटर, जिसको लॉन्ग टर्म में पैसा रिसीव होना है,
ओके, तो आपसे पैसा एक साथ नहीं, कितने साल में पैसा रिसीव होगा, 5 साल। और आपसे जब जब पैसा आएगा मैं उसको क्लासीफाई कर दूंगा, इसमें प्रिंसिपल का अमाउंट कितना है और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है। कार आपकी बुक्स में फर्स्ट डे आ जाएगी। हाँ, एंट्री आप करेंगे कार अकाउंट डेबिट टू लोन समझ लो भाई, लोन लिया है, पैसा दिया नहीं आपने, और एंट्री किस पे कर दोगे, 15 लाख। फिर जब 4 लाख पे करोगे उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट अलग कर लोगे और इंटरेस्ट अमाउंट अलग कर दोगे, लोन अमाउंट कम होता जाएगा भाई। लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, या लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये थोड़ा सा जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस लीज। अब सबसे बड़ा इशू ये आता है हाउ टू आइडेंटिफाई कि कोई भी रेंट एग्रीमेंट जो हुआ है वो ऑपरेटिंग लीज है या फिनेंस लीज है। तो ये इसने कुछ क्राइटेरियाज बताएं जिससे अपने को पता लग सकता है। ओके, तो जस्ट अंडरस्टैंड, लेसर ने लेसी को गाड़ी दी, मतलब ये समझ लो मैंने आपको कार दी, और वो रेंट एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है, हाँ देखिए कार की कोई प्राइस बताएगा नहीं, एग्रीमेंट में बस ये लिखा हुआ है कि आपको एक गाड़ी किराए पे दी गई है जिसका हर साल किराया 4 लाख रुपया देना है 5 सालों तक। तो आप कहेंगे उससे क्या मालूम चलता है कि कार का ये एग्रीमेंट ऑपरेटिंग लीज है, एक फिनेंस लीज है। हो सकता है मर्सिडीज़ हो 2 करोड़ वाली, अब 4 लाख इंटू 5 साल कितना हुआ, 20 लाख। तो क्या ये फिनेंस लीज हो सकता है क्या? आप कहेंगे वसूली पूरी हो ही नहीं, इसका मतलब तो मैं सिर्फ क्या ले रहा हूँ, रेंट ही ले रहा हूँ। जैसे बिल्डिंग है, अब आपने 2 करोड़ में एक बिल्डिंग बनाई और उसको किराए पे दी, और महीने का बोला भाई 25,000 किराया देना है, 4 साल का एग्रीमेंट है, 1 साल का किराया कितना हुआ, 25,000 इंटू 12, 3 लाख, 4 साल में कितना हुआ, 12 लाख। बिल्डिंग कितने की है? तो क्या ये फिनेंस लीज हो सकती है? तो आप कहीं कुछ तो हिसाब बराबर मैच होना चाहिए, उल्टा जितने की कॉस्ट है उससे ज़्यादा क्या होना चाहिए, पैसा आना चाहिए। ओके, तो हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एग्रीमेंट फिनेंस लीज है या नहीं है। तो ये तो एक मैंने एग्जांपल बोला, अब उसके अलग तरह के एग्जांपल। मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया, ठीक है, अब उस एग्रीमेंट में एक लास्ट क्लॉज ये लिखा है कि जैसे ये 5 साल पूरे हो जाएंगे ये कार आपके नाम से ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, मतलब लास्ट में कार आप ही रखोगे, ठीक है। अब मैं रिवर्स क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आप मेरे पास आए कि कार किराए पे चाहिए पर लास्ट में आपने कह दिया वापस नहीं दूंगा, ठीक है, तो अब मैं 15 लाख की गाड़ी अब आपको जब किराए पे दूंगा, हो सकता है पहले मैंने किराए के हिसाब से बात करी कि साल के 2 लाख किराया दे देना, 5 साल में 10 लाख आ जाएगा, फिर मैं सोच रहा हूँ ये गाड़ी वापस मेरे पास आएगी, किसी और को किराए पे दूंगा, फिर किराए की कमाई हो जाएगी। अब आपने कह दिया गाड़ी वापस नहीं दूंगा, तो क्या मैं 2 लाख रुपए के किराए पे आपको गाड़ी दूंगा क्या? अब मेरी कैलकुलेशन दिमाग की क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अब आप ब्याज भूल जाएंगे, अब आप कहेंगे गाड़ी देनी है जो वापस नहीं आएगी, इसका मतलब मुझे आपसे 15 लाख प्लस इंटरेस्ट वसूल करना है, तो ऑब्वियसली ये ऑपरेटिंग लीज हो ही नहीं सकता, फिनेंस लीज होगा। तो अगर एसेट जो है वो लास्ट में रिटेन करेगा कौन? लेसी। एसेट लेसी ही रखेगा, हाँ, इसको हम बोलते हैं हायर परचेज एग्रीमेंट्स। हायर और उसके बाद में परचेज, ठीक है। वो अब आपके चैप्टर हटा दिया, पहले तो चैप्टर भी था हायर परचेज, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उसमें जो एंट्रियाँ करते थे वो AS19 वाली करते थे। क्लियर? तो अब एसेट अगर लेसी रखने वाला है इट विल बी अ फिनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज हो ही नहीं सकती। कि अगर आप कोई एसेट ऐसे जने को किराए पे दो जो वापस नहीं आने वाली है, वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव किराया होगा ही नहीं, वहाँ पे हमेशा आपका जो पैसा लगा हुआ है इन्वेस्टमेंट प्लस ROI, रेट ऑफ रिटर्न, उसमें जितना भी ब्याज कमाना है। सेकंड, मैंने आपको एसेट लीज पे दी 5 साल के लिए, उस एसेट की यूज़फुल लाइफ ही 5 साल ही है, और वापस आप मुझे दे दोगे, ये लो साहब वापस ले जाओ, तो वापस लेके भी कोई ज़्यादा फ़र्क, खाली स्क्रैप वैल्यू वाला ही तो अमाउंट आएगा। तो मेरे को वसूली क्या करनी होगी, पूरा इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न, यानी कि एसेट इज़ लीज फॉर फुल नहीं है, इट सेज मेजॉरिटी ऑफ यूजफुल लाइफ, ठीक है।
एएस तो बोलता नहीं है, ठीक है, कि मेजॉरिटी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ यूजफुल लाइफ, ठीक है। यूएस गैप से इज 90% ऑफ द लाइफ। हाँ, अब आप 90 के हिसाब से क्वेश्चन मत करके आ जाना, सिर्फ आपको बताने के लिए हटाई देता हूँ भाई, ठीक है। हाँ तो अगर एसेट फुल यूज़फुल लाइफ, मेजॉरिटी यूज़फुल लाइफ उसी को रखनी है, मान लीजिए 5 साल की लाइफ है, ठीक है, 6 साल की लाइफ है, आपने कहा 5 साल रखूँगा फिर वापस दे दूंगा। अब वो लास्ट ईयर में जब मेरे पास आएगी, मैं वापस उसको कब तो किराए पे दूंगा, कब मेरे को कुछ वसूली हो जाएगी, चांस मिनिमम है। तो मेरी कोशिश क्या होगी, वसूली पूरी आपसे कर लो। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, वो एसेट जब वापस आएगी, मुझे मालूम है कार लास्ट में 2 लाख में बिक जाएगी, तो मेरे दिमाग में वो आपसे 15 की जगह 13 लाख प्लस ब्याज वसूल करने का होगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। आप एसेट रख रहे हो तो मैं 15 लाख प्लस ब्याज, आप वापस दे रहे हो तो 13 प्लस ब्याज, कुल मिला के दिमाग में किराया नहीं है, दिमाग में इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट है। तो फिनेंस लीज हुआ, मैं आपको फिनेंस कर रहा हूँ, मैं आपको कोई किराए पे नहीं दे रहा हूँ। थर्ड, आपने एग्रीमेंट में लिखा कि 5 साल के लिए लीज पे ले रहे हैं, यूजफुल लाइफ तो 10 साल है। 5 साल बाद, हाँ, अगर लेसी चाहे तो एसेट रख सकता है, नहीं चाहे तो रिटर्न कर सकता है, उसको ऑप्शन दिया है। और अब आप कहीं ऐसे कैसे भाई रख सकता है वापस रिटर्न कर सकता है, रखेगा तो कुछ पैसे दो। तो उसमें लिखा है एग्रीमेंट में कि 5 साल बाद अगर लेसी चाहे ये कार 25,000 रुपये में रख सकता है, और अपने को मालूम है कि 5 साल बाद उस कार की मार्केट वैल्यू, 5 साल बाद की बात कर रहा हूँ, स्क्रैप वैल्यू कम से कम 3 लाख होगी। और हमने उस एग्रीमेंट में लिखा है आप चाहो तो 5 साल बाद 25,000 में रख सकते हो। अब मेरे को ये बताइए, वो रखेगा कि नहीं रखेगा? 3 लाख की चीज़ 25 में मिल रही हो, नहीं भी चाहिए होगी, 25 देगा, फिर बाज़ार में बेच देगा। इसका मतलब मुझे लेसर को मालूम है कार वापस आने वाली नहीं है, तो मैं जो 25,000 तो बात अलग हो गई, बाकी का जो पैसा वसूल करूँगा पूरा वसूल करूँगा, यानी कि इट विल बी अ फाइनेंस लीज। तो लेसी हैज़ अ परचेज ऑप्शन, और वो परचेज ऑप्शन में प्राइस बहुत ल्यूक्रेटिव होनी चाहिए, सफिशिएंटली लोअर देन उस वक्त की फेयर वैल्यू से, तो आप कहेंगे इट इज अ फाइनेंस लीज। एक और चीज़, लेसी ने लेसर को कहा मेरे को एक गाड़ी चाहिए, हाँ, कस्टमाइज़ करके दो, कि मैं इसमें क्या है सब्जी बेचूंगा, तो पीछे की सीट हटा दो, ये वो सब ऐसा करके बना के दे दो, हैं? क्या हुआ? अरे भाई, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स थोड़ा लगना चाहिए भाई, हाई फाई है, ठीक है। हाँ, क्या हुआ? हाँ, तो उसमें आपने सब वो सिस्टम चेंज करा के कस्टमाइज़ करवा दी, और कार की यूज़फुल लाइफ 10 साल है, आपने खाली 4 साल के लिए ली, बाद में वापस तुम ले जाना, तुम्हारी कार नहीं चाहिए। हाँ, अब हाँ, आप समझिए, वो कस्टमाइज़ करके मैंने अगर आपको गाड़ी दे दी, अब आप वापस भी दे दोगे तो मुझे उसका कोई दूसरा यूज़ होने वाला नहीं है, कुल मिला के वसूली आपसे ही करनी है, इट इज़ अ फाइनेंस लीज। सो अगर कस्टमाइज्ड एसेट है तो भी फाइनेंस लीज होगी। क्लियर? और लास्ट एक, सब चीज़ें नहीं भी सेट हो रही हो, हम सीए लोग भी बता सकते हैं कि फाइनेंस लीज है कि नहीं है। हम कहेंगे आप जो पैसे ले रहे हो, ठीक है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। अब वो अगर आज की कॉस्ट फेयर वैल्यू के बराबर है, कुल मिला के ब्याज समेत वसूली हो रही है, तो काई की ऑपरेटिंग लीज है, वो फाइनेंस लीज है। भले आप कह दो कस्टमाइज नहीं है, परचेज ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, एकदम लग रहा ऑपरेटिंग लीज है, बट वसूली पूरी कर ली कि कार की लाइफ 10 साल, 5 साल बाद आप मुझे वापस रिटर्न कर दोगे, कोई परचेज ऑप्शन नहीं है, कोई आपके पास ख़रीदने का ऑप्शन नहीं है, कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, पर 5 साल में मैंने आपसे पूरी की पूरी कॉस्ट प्लस ब्याज वसूल कर लिया, तो कुल मिला के मेरे लिए वो ऑपरेटिंग लीज है ही नहीं, क्या है? फाइनेंस लीज। ओके, तो अंडरस्टूड अबाउट दिस। तो देखिए, AS 19 लीजेस एप्लीकेबल सबके लिए है।
हाँ, AS 19 on lease prescribes for lessee and lessors the appropriate accounting policies and disclosure in relation to finance and operating lease. हाँ जी, exclusions, कुछ लीज एग्रीमेंट जो इस AS पे अप्लाई नहीं होते. The statement should be applied in accounting for all leases other than lease agreements to explore for or use natural resources, oil, gas, timber, metals, mineral rights. हाँ, उस पर AS 19 नहीं लगता, उसका अलग से गाइडेंस नोट है. जैसे माइनिंग के राइट्स दे दिए, अभी तो लीज पे ही दिया है, बट दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल. लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स फॉर आइटम्स सच एज मोशन पिक्चर फिल्म्स, मूवीज़, ठीक है, उसमें भी लाइसेंस और कॉपीराइट्स और ये सब होता है ना. वीडियो रिकॉर्डिंग्स, प्लेज, मनूस्क्रिप्ट्स, कॉपीराइट्स, ब्रैकेट में लिखिए AS 26, क्यों AS 26 बना हुआ है इसके लिए. इंटेंजिबल असेट. लीज एग्रीमेंट टू यूज़ लैंड. हाँ, लैंड के जो लीज एग्रीमेंट होता है ना 99 ईयर्स एंड ऑल दैट, उस पर PPE लगता है, ये AS नहीं लगेगा. डेफिनेशन. A lease is an agreement whereby the lessor conveys to lessee in return for a payment or series of payment, हो सकता है एक बार में या किस्तों में, the right to use an asset for an agreed period of time, कि इस एसेट को यूज़ करने का एक agreed period of time के लिए. Finance lease is a lease that transfers substantially all, underline करना, risk rewards incident to ownership of an asset. AS 9 में वर्ड आया था, रिस्क रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप आर ट्रांसफर टू बायर्स. तो अगर मैं लेसर हूँ, मैंने आपको एसेट दी और उसके रिस्क रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप आपको दे दी है, तो प्रैक्टिकली मैंने एसेट आपको क्या किया है, बेची है, आपने खरीदी है, इसलिए वो फिनेंस लीज हुआ. एग्जाम्पल्स ऑफ लीज बीइंग क्लासिफाइड एज अ फिनेंस लीज. अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स, हाँ वही टेस्टिंग क्राइटेरियाज, ये जो मैंने लिखे थे पॉइंट A से लेके E तक. A, the lessor transfers ownership of the asset to lessee at the end of lease term. वही asset वही रखेगा, तो obviously ब्रैकेट में लिख दो ये हायर परचेज. The lessee has the option to purchase the asset. हाँ वही है, option to purchase, और वो भी किस पर, at a sufficiently lower price then the fair value at the date of option become exercisable. वही जिस वक्त वो ऑप्शन एक्सरसाइज करना है उस वक्त की मार्केट वैल्यू से बहुत कम रेट पे दिया है. देन लीज टर्म इज़ फॉर मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट. ठीक है, तो 90 नहीं है भाई, AS ने कुछ नहीं बोला है. ठीक है, कि US में पंगा है, 89 होते ही वो ऑपरेटिंग लीज हो जाती है. अरे भाई US वालों ने कह दिया 90%, 89.9 ऑपरेटिंग लीज, 90 फिनेंस लीज. वहाँ US गैप्स आर रूल बेस्ड और अपने यहाँ पे प्रिंसिपल्स बेस्ड है. तो अब 89 भी अपने लिए सिग्निफिकेंट है, 91 भी सिग्निफिकेंट है. ओके, तो हाँ पॉइंट नंबर, हाँ C के बाद क्या है, D. एट इंसेप्शन ऑफ द लीज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स. वो जो मैंने कहा ना, CA बता देगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP इज सब्सटेंशियली इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ लीज्ड एसेट्स. ओके, लास्ट E पॉइंट, द लीज्ड एसेट इज ऑफ अ स्पेशलाइज्ड नेचर, वही कस्टमाइज्ड. ठीक है, सच दैट ओनली द लेसी कैन यूज इट. तो ये सबसे आइडिया लग जाएगा कि ये फिनेंस लीज है या नहीं है. फिर ऑपरेटिंग लीज की डेफिनेशन, बैलेंसिंग फिगर्स. ठीक है, जो फिनेंस लीज नहीं है वो ऑपरेटिंग पे आपने सब तरह से चेक कर लिया, फिनेंस लीज में फिट नहीं हो रहा है तो वो ऑपरेटिंग लीज. अच्छा, फिनेंस है कि ऑपरेटिंग है, कब डिसाइड होगा, स्टार्टिंग में. ये नहीं थोड़े साल बाद देखते हैं क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग से आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिसाइड करना है. तो जब भी आपको इन सब में से कुछ भी दिख रहा है, इट विल बी अ फिनेंस लीज. और ये वाला अपने लिए क्वेश्चंस में काम आएगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट अगर सब्सटेंशियली इक्वल टू फेयर वैल्यू है तो वो फिनेंस लीज मान ली जाएगी. ओके, हाँ अब आप कहेंगे सब्सटेंशियली यहाँ पे क्या है, वो US गैप में 75% लिखा हुआ है, अपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ. अपन कहेंगे हाँ 80-90%, 95% के आसपास हो. भाई कुल मिला के वसूली पूरी हो गई. जैसे मान लो एसेट की यूज़फुल लाइफ 10 साल है, 5 साल के लीज पे दी, आपसे मैंने 80% वसूल कर लिया,
बाकी का 20% तो अभी 5 साल पड़े हैं और आराम से वसूल होंगे, तो आप कह सकते हो मोर और लेस वसूली काफ़ी हो गई है, तो फिनेंस लीज। हाँ जी। अब एक वर्ड आया था यहाँ पे MLP, मिनिमम लीज पेमेंट्स। ओके, इसको डिफाइन किया है, देखिए, दे आर द पेमेंट्स ओवर द लीज टर्म दैट द लेसी इज और कैन बी रिक्वायर्ड टू मेक। ठीक है, लेसी को जो पैसे देने हैं, कब? पहले साल में नहीं, ओवर द लीज टर्म, एक्सक्लूडिंग contingent rent, cost for services, taxes to be paid by or reimbursed to the lessor, together with guaranteed residual value। अब ये थोड़ी सी डेफिनेशंस अपने को समझनी होगी। ठीक है, कि MLP का मतलब क्या है, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू क्या है, अनगारंटेड क्या है, एंड सो ऑन। तो देखता हूँ कोई एक आध क्वेश्चन कर सकते हो तो। 20 नहीं, अभी नहीं, पहले थोड़ी डेफिनेशंस बतानी पड़ेगी। हैं? डिफ़ॉल्ट तो हो ही सकता है, उससे कोई लेना देना थोड़ी है। फिनेंस लीज तो फिनेंस ही रहेगी, डिफ़ॉल्ट करे तो उससे क्या लेना देना, उससे कोई ऑपरेटिंग लीज थोड़ी हो जाएगी। आप माल बेचते हो तो सेल ही रहता है, भले डेटर पैसा नहीं दे, वो ये थोड़ी एक सेल रिटर्न हो जाता है। बेड डेट्स तो जहाँ बिजनेस कर रहे हो, बी से बिजनेस और बी से बेड डेट्स। ठीक है। हाँ, हाँ जी। तो फर्स्ट व्हाट वी हैव इज फिनेंस लीज। हाँ, तो रूल क्या है? रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। कौन से वाले? सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ownership are transferred to lessee। कुछ एग्जाम्पल्स। ownership is transferred at end of lease period। हाँ, ये L/SE मतलब लेसी, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, जो मैं काम में ले रहा हूँ आप लोग नहीं लेंगे। लेसी हैज़ ऑप्शन टू परचेज एट लोअर प्राइस देन फेयर वैल्यू। क्या हो गया भाई, इतनी बातें क्यों कर रहे हो? लीज पीरियड इज फॉर, हाँ हाँ, ये लीज पीरियड इज फॉर मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। Specialized asset which is useful only for lessee। और लास्ट में present value of MLP is substantially equal to fair value of asset। Operating lease other than
फाइनेंस लीज। फोटो खींच लो भाई फटाफट, टाइम कम है। हो गया? Some definitions. ठीक है, हाँ जी। अब ये डेफिनेशन थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ओके, चार्ट में बाद में बनाऊंगा एक बार। सबसे पहला है डेफिनेशन है MLP फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी। इसका मतलब है कि मिनिमम लीज पेमेंट जो लेसी को करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक मशीन लीज पे ली। ओके, थोड़ा एग्जांपल चेंज करते हैं, कार नहीं अब मशीन। हाँ, अब उस मशीन में एग्रीमेंट मैंने ये लिखा और फाइनेंस लीज है कि हर साल आपको 2 लाख रुपया किराया देना है 5 साल तक। तो 5 साल में आप मुझे कितना पैसा दोगे? 10 लाख। हाँ, इसमें ब्याज इंक्लूडेड है। ओके, तो मैं ये कह सकता हूँ जो पीरियोडिक पेमेंट्स करने हैं उसकी टोटल करो। उसके बाद मैंने साथ में कह दिया जितने यूनिट्स बनाओगे पर यूनिट 2 रुपीज़ और देने। हाँ, पर वो तो मुझे आप तब भी दोगे जब यूनिट्स बनाओगे, वो प्रैक्टिकली रॉयल्टी हो गई। पर वो कंटिंजेंट रेंट है। इसमें एक वर्ड आया था ना, कंटिंजेंट रेंट, एक्सक्लूड कर दो। रीज़न वो AS9 का पार्ट है, ठीक है, कि मैं आपसे एक रॉयल्टी भी ले रहा हूँ। उसके अलावा मैंने आपको कहा इस मशीन का इंश्योरेंस प्रीमियम भी आपको मुझे देना पड़ेगा, या इसका जो रिपेयर मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस है वो भी आप मुझे दोगे। तो वो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज हो गई, ठीक है, वो इंक्लूड नहीं होगा। यानी कि कुल मिला के देखिए, आप मशीन खुद भी खरीदते तो भी इंश्योरेंस देते, तो भी रिपेयर मेंटेनेंस कराते, वो लीज़ का पार्ट नहीं, वो तो अदरवाइज़ भी देना ही था। तो लीज़ के लिए जो मैं आपसे वसूली कर रहा हूँ वो सिर्फ कौन सा वाला हुआ? 2 लाख रुपया इंटू 5 साल। अब 5वें साल में क्या होगा? या तो आप एसेट आप ही रखने वाले हो, तो मेरे को कितने मिलेंगे? 10 लाख। आपने कहा नहीं, एसेट मैं रखूँगा, और मैंने वो अलग एग्रीमेंट डाला हुआ है, परचेज ऑप्शन अगर आप लोगे आपको 50,000 और देने पड़ेंगे, और वो 50,000 उस वक्त की फेयर वैल्यू से बहुत कम है। मतलब मालूम है कि आप रखोगे, तो इसका मतलब आपको भी मालूम है कितने पैसे देने पड़ेंगे? 2 लाख इंटू 5, 10 लाख प्लस 50,000। तो MLP में जो हम पीरियोडिक पेमेंट्स करने वाले हैं, मतलब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ जो भी पीरियोडिक पेमेंट्स होंगे, हाँ, उसमें मैं ऐड कर दूँ परचेज ऑप्शन वाली प्राइस। कब? इफ़ इट इज़ वेरी लेस देन फेयर वैल्यू, तो वो भी जोड़ दूँ। रीज़न आपको पक्का पता है आप दोगे, और मुझे भी मालूम है कि मुझे इतना ही पैसा मिलेगा। हाँ, अब एक चीज़ और, मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया आपको ख़रीदने का। 5 साल बाद वापस मुझे देनी है, तो आपको 5 साल के लिए कार किराए पे दी, 5 साल बाद आप वापस मुझे दोगे। और मान लो यूज़फुल लाइफ भी 5 साल ही है, तो इसका मतलब ऑपरेटिंग लीज तो नहीं हुई, फिनेंस लीज हो। अच्छा, ये चीज़ अपन जो भी डिस्कशन कर रहे हैं दिमाग में रखो, अपन फिनेंस लीज की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब 5वें साल जब आपको मालूम है गाड़ी वापस देनी है, तो
मार्केट वैल्यू क्या है और आप कितने में जैसे चलाएंगे। हाँ, मैं वो जवाब चाहता था। ठीक है, क्या आ जाओ भाई, अब सब सीख लो। ठीक है भाई, एक तो 5वें साल गाड़ी आपको रखनी है, परचेज ऑप्शन है जहाँ आपको रखनी है, आप बिल्कुल ढंग से चलाओगे, मुझे मालूम है गाड़ी वापस नहीं आएगी, और आपको मालूम है वापस अब देनी है, परचेज ऑप्शन नहीं है, रखने का कोई चांस नहीं है, तो 5वें साल में फिर आप गाड़ी दूसरों की समझ के चलाओगे। हाँ, है जी। तो अब उस केस में हाँ, मेरे को डर रहेगा कि गाड़ी के फॉर्म में आएगी, चकड़ा गाड़ी के फॉर्म में आएगी। ओके। तो अब ऐसे केस में व्हाट आई विल डू इज, है जी, पहले से पैसे ले लो। पैसे इनके पास होते तो फिर लीज पे देते ही, लेते ही क्यों हूँ। पहले से मतलब 5 साल तक खराब कंडीशन रहेगी तो सर उस हिसाब से नहीं, पैसे तो अपन वसूली पूरी, देखिए भाई समझिए, 15 लाख की गाड़ी है, मैं आपसे 4-4 लाख करके 20 लाख तो ले ही रहा हूँ, साथ में गाड़ी भी वापस लूँगा, पर मन में क्या रहता है, कुछ और भी मिलने चाहिए, इंसान लालची होता है ना। तो अब हाँ, मैं आपसे ही स्टार्टिंग में पूछूंगा, अच्छा आप 5 साल बाद गाड़ी दोगे, आपको क्या लगता है गाड़ी कितने में बिक जाएगी। आपने कहा 2 लाख तो मिल ही जाएंगे। मैंने कहा लिखो इसमें कि अगर एग्रीमेंट में लिखवा दूंगा, अगर 2 लाख से कम मिले तो बाकी के आपको देने पड़ेंगे। तो अपने आप भी 5वें साल में गाड़ी थोड़ी सी क्या करोगे, ध्यान से चलाओगे। तो अगर सुनिएगा, आपने वो एग्रीमेंट में लिख दिया मेरी तरफ से गारंटी है 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो वो क्या हो गई, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, जो लेसी ने गारंटी दी। हाँ, लेसी हो सकता है या उसके बिहाफ पे कोई गारंटर हो सकता है, भाई ज़रूरी नहीं है, पर कुल मिला के मैं तो यही कहूँगा लेसी नहीं तो गारंटर ही सही। अब मुझे मालूम है कि मेरे को इस गाड़ी से 20 लाख तो वो आएंगे और 2 लाख मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, मेरा एक्सपेक्टेशन है गाड़ी से 5 लाख मिल जाएंगे, पर गारंटी कितने की है, 2 लाख। अच्छा, आपके गले का फंदा कितने का हो गया, 20 + 2 22 लाख रुपए। तो मिनिमम लीज पेमेंट, अब पढ़ते हैं उस सेंटेंस को क्या लिखा है वापस से क्वेश्चन एस के अंदर, दे आर द पेमेंट्स ओवर लीज टर्म दैट द लेसी इज और कैन बी रिक्वायर्ड टू मेक एक्सक्लूडिंग, कंटिजेंट रेंट नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज टैक्सेस टू बी पेड बाई और रियम्बर्स टू लेसर, भाई चाहे लेसी पे करे चाहे लेसर को रियम्बर्स करे, वॉट एवर इट में भी, वो नहीं आएगा, टुगेदर विथ हाँ गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। ये एक्सक्लूड करना है कि जोड़ना है, ऐड करना है भाई, कहाँ एक्सक्लूड, एक्सक्लूडिंग में तो 2 चीज़ें आ गई। ठीक है, मतलब पीरियोडिक पेमेंट प्लस परचेज ऑप्शन और प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। हाँ, इन दोनों में से एक आएगा। भाई आपने कहा 5वें साल में मैं ही रखूँगा, फिर काहे की गारंटी, इसीलिए मैंने लिखा देश और देश, ये एमएलपी हो गया। ठीक है। हाँ, इसमें एक्सक्लूजन्स क्या हैं, कंटिजेंट रेंट, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, टैक्सेस, जैसे मैंने कहा था ना रॉयल्टी, एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ ताकि रिवीजन में याद रहेगा, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये हो गया, इंश्योरेंस, म्युनिसिपल टैक्सेस, होता है ना, बिल्डिंग लीज पे ली, म्युनिसिपल टैक्सेस, मैंने कहा आप मुझे रियम्बर्स करोगे क्यों, फाइनली गवर्नमेंट को तो मुझे देना है, या फ्लैट्स में होता ही है मेंटेनेंस चार्जेस। ठीक है, तो वो कॉस्ट, अच्छा आप खुद भी खरीदते तो भी देना है, किराए पे लिया तो भी आप मुझे दोगे, मैं आगे बिल्डर को क्या करूँगा, पे कर दूँगा, तो ये सब इंक्लूड नहीं होंगे। क्लियर। हाँ, हाँ, वो एएस ने कह दिया, अभी सुन लो भाई, अभी एएस ने कह रखा है, अपन आगे तो कैसे जाएं। ठीक है, सीए बनते ही अपने तो इंस्टीट्यूट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ज्वाइन करना और ये चेंज करवाना, पर पहले बाकी का सुन लो। हैं, क्या हुआ? अपना नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना देंगे।
नई इंस्टीट्यूट, ठीक है। हाँ, चलिए अभी आगे। हाँ, नेक्स्ट डेफिनेशन फेयर वैल्यू। हाँ, ये वो जो आप बचपन से पढ़ता आए हो, ठीक है। अमाउंट एट विच एन एसेट कुड बी एक्सचेंज और लाइबिलिटी सेटल्ड बिटवीन टू पार्टीज, नो यूज। रेसिडुअल वैल्यू अपन ने एक तो S10 में समझी थी, क्या था? आज कितना पैसा मिलता है वैसी एसेट जो इतने साल पुरानी हो चुकी है। याद आया भाई? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो नहीं है, इट इज़ एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ नहीं है, एट द एंड ऑफ लीज टर्म, ठीक है। तो एक डेफिनेशन और मैं यहाँ लिख देता हूँ किसकी, रेसिडुअल वैल्यू, इट इज़ एस्टिमेटेड वैल्यू एट एंड ऑफ लीज टर्म। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ नहीं है भाई। कार की यूजफुल लाइफ 10 साल है, लीज 5 साल के लिए दी है, 5वें साल के एंड में एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। अब हाँ, ये तो क्या था, एस्टिमेटेड, हाँ, फेयर वैल्यू। नाउ वी हैव अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। आपने गारंटी दे दी कि ओके 2 लाख गारंटी मेरी तरफ से मिल ही जाएगा। मैं मतलब लेसर, हाँ, इस चैप्टर में थोड़ा सा इजी रहेगा, आप अपने आप को लेस ही समझे, मैं लेसर। मुझे लग रहा है ये डरते हुए बोल नहीं रहा है, बाकी कम से कम 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए मिलेंगे गाड़ी के, तो मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, रेसिडुअल वैल्यू, ये रेसिडुअल वैल्यू ही 5 लाख, उसमें से आपने गारंटी कितने की दी, 2 लाख, तो बाकी का 3 लाख क्या हो गया, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। तो अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू इज एक्सेस ऑफ, नो रेसिडुअल वैल्यू ओवर गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। एक काम करता हूँ, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, इसका नाम लिख देता हूँ मैं GRV, ठीक है। हाँ, आपने बोला 2 लाख, मेरे को मन में लग रहा है बेवकूफ़ है, 2 लाख बोल रहा है, 1.5 लाख भी नहीं मिलने वाला है। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रेसिडुअल वैल्यू 1.5 लाख, आपने गारंटी दी 2 लाख, तो बताओ अनगारंटेड कितना हुआ, 0, नेगेटिव नहीं होगा, इसीलिए लिखा है। आप कहेंगे माइनस लिख देते ना, रेसिडुअल वैल्यू माइनस गारंटेड, फिर आप माइनस वाला भी लेके आ जाते हैं। तो एक्सेस ऑफ रेसिडुअल वैल्यू ओवर गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, क्लियर। अब आप मुझे, हाँ, 4-4 लाख करके 5 साल में कितना दोगे, 20 लाख, प्लस आपने गारंटी दी 2 लाख, टोटल पैसा कितना हुआ, 22 लाख। और मुझे एक्सपेक्टेड है कि रेसिडुअल वैल्यू मिलेगी 5 लाख, तो अनगारंटेड कितनी हुई, 3 लाख रुपए। अब आप मुझे बताइए, मुझे टोटल पैसा कितना मिलेगा, एसेट तो वापस आ रही है, तभी गारंटियों की बात हो रही है। 25, 22 + 3 या 20 + 5, भाई एक ही है। 25 मिलेगा, 20 लाख तो किराए के फॉर्म में और 5 लाख रेसिडुअल वैल्यू, उसमें से 2 आपकी तरफ से, 3 मेरी तरफ से, मन में जो सोच रखा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट डेफिनेशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। इट इज द एग्रीगेट ऑफ, क्या लिखा है भाई, MLP अंडर फाइनेंस लीज फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ लेसर एंड एनी अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू एक्रूइंग टू लेसर। तो अब एक डेफिनेशन किसकी है भाई, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, क्या लिखा है भाई, इट इज एग्रीगेट ऑफ MLP मिनिमम लीज पेमेंट प्लस अनगारंटेड, ठीक है, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। हाँ, इसका नाम मैं कर देता हूँ अनगारंटेड UGRV, ठीक है, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। रीज़न, MLP के अंदर गारंटेड तो आ गया, इसीलिए वहाँ पे सिर्फ क्या जोड़ा, अनगारंटेड। तो 22 + 3 कितना हो जाएगा, 25 लाख रुपए, क्लियर। तो लेसर को कितने पैसे मिलने हैं
उसको हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। मतलब मैंने आपको कार खरीद के दे दी तो मुझे इससे वापस कितना पैसा मिलने वाला है? 25 लाख रुपया। हाँ, ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है क्या एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है? इंक्लूडिंग है। तो अगला डेफिनेशन देखो क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। क्या लिखा है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज लेस अनअर्न्ड फिनेंशियल इनकम। ओके, तो लास्ट डेफिनेशन नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, हाँ, इट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेस अनअर्न्ड इंटरेस्ट। सीधा सीधा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अब अगर 15 लाख की कार मैंने आपको दी और वापस आपसे 25 लाख रुपए मेरे को टोटल मिलने वाले हैं, बताओ इसमें ब्याज कितना हुआ? 15 लाख की कार आपको दे दी, वापस सब मिला के मुझे 25 मिलेंगे, तो ब्याज कितना हुआ? 10 लाख हो गया। 15 लाख के बदले में 15 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ, वापस रिटर्न कितना आना है? 25। तो वो रिटर्न नहीं है क्या? चलो अब रिवर्स वे, ये कार की रेसिडुअल वैल्यू 5 लाख है, तो मैं आपसे जो वसूली करूंगा वो क्या दिमाग में रख के करूंगा कि 5 लाख तो ये आ जाएंगे, बाकी के पैसे आपसे वसूल करने। और मान लो मेरा टोटल है कि मुझे तो 10 लाख की कमाई होनी चाहिए, तो मैं आपसे कितने पैसे लूँगा भाई? 15 में से 5 अलग कर दो, 15 में 10 कमाई करनी है, 15 + 10 हुआ 25, 5 की स्क्रैप वैल्यू में आपसे कितने लूँगा? 20। तो इसका मतलब कमाई कितनी हुई मेरी? टोटल 10। अब वो 10 क्या कमाई हुई? ब्याज की तो है। देखो, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो रेट ऑफ रिटर्न में सब चीज़ें कंसिडर होगी, रेसिडुअल वैल्यू की अलग से कमाई थोड़ी काउंट करूँगा। आप एक मिनट, आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, डिविडेंड भी मिला और सेल प्रोसीड्स भी मिली। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ टोटल रिटर्न क्या रहा? तो आप दोनों जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, या सिर्फ परचेज सेल कोई कंसिडर करोगे? रिटर्न में तो सब आएगा ना भाई, क्या क्या पैसा आया। देखिए, फाइनेंस लीज में जब मैं वर्ड रिटर्न की बात कर रहा हूँ, फाइनेंस में रिटर्न का मतलब ही क्या होता है कि IRR कितना हुआ। अब चलो, आप लोगों ने FM पढ़ा हुआ है, IRR में स्क्रैप वैल्यू ऑफ असेट काउंट करते थे कि नहीं करते थे? क्यों 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 लेते थे? वो तो स्क्रैप वैल्यू है ना। तो यहाँ पे मैं यही पूछ रहा हूँ, रिटर्न में आएगा कि नहीं आएगा? IRR का मतलब क्या होता था? वो है क्या? ब्याज की रेट ही तो हुई, कमाई। ठीक है, यहाँ फाइनेंस लीज में कमाई का मतलब ही क्या है? देखिए, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो GP रेट इज़ माई कमाई। अब ब्याज वाले के लिए रिटर्न का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट ही वर्ड यूज़ करूँगा ना मैं। ठीक है, वो फाइनेंस का ही तो पार्ट है भाई। मैं फाइनली कर क्या रहा हूँ? लोन ही तो दे रहा हूँ। अब वो चाहे किसी भी फॉर्म में पैसा आए ना, आपसे आए, कार बेच के आए, ठीक है, किसी और से गारंटर से आए, मेरे को तो टोटल सब रिटर्न ही है। तो मेरे लिए तो रिटर्न कितना हुआ भाई? 10 लाख। वो 10 लाख मेरे लिए क्या हो गया? ब्याज। यानी कि अगर मैं 25 में से 10 माइनस करता हूँ, क्या आएगा? 15। वो 15 लाख क्या हो गया? मेरा इन्वेस्टमेंट। सीधा सीधा मैं ये भी बोल सकता हूँ, ये वो फेयर वैल्यू नहीं लिखा ना मैंने, प्रैक्टिकली फेयर वैल्यू के बराबर ही हुआ। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। ओके, तो एक ये लास्ट डेफिनेशन, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज, जिसको FM में आप लोग IRR बोलते हो, कि इस लीज में मेरे को कितना रिटर्न मिला। ओके, तो देखिए, इट इज़ दैट डिस्काउंट रेट, ठीक है, एट इंसेप्शन ऑफ लीज, बिगनिंग ऑफ द लीज, which cause the aggregate present value of MLP and unguaranteed residual value। मतलब वो क्या कह रहा है कि present value of MLP plus unguaranteed residual value, कुल मिला के क्या हुआ? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ही तो हुआ। पर ये इसने डेफिनेशन जो दी है अपन वही लिख रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है, एक्रूइंग टू लेसर इज इक्वल टू फेयर
वैल्यू ऑफ असेट। कुल मिला के आपने कहा 25 लाख रुपए आ रहे हैं, इसको किस रेट से डिस्काउंट करूं ताकि इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाए? आज की फेयर वैल्यू 15 लाख, मेरा IRR आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो 25 से ही कंपेयर होगा, 20 से नहीं होगा। क्लियर? तो ये IRR है। फोटो खींच लो। हाँ, वो अलग बात है, वो अपन क्वेश्चन करते वक्त समझ लेंगे। क्या आपने गारंटी दी 2 लाख की, ठीक है ना, उसको स्क्रैप वैल्यू मिल गई 3.5 लाख, तो कुछ नहीं देना है क्या आपने? हाँ, उसको 1.5 लाख मिला तो आपको कितना देना पड़ेगा? 50। ठीक है, तो आप कहेंगे देना तो 50 ही पड़ेगा, पर AS ने कह रखा है यहाँ पे पूरा 2 लाख जोड़ो। भाई क्या होता है, मैक्सिमम लाइबिलिटी से चलते हैं, वो प्रूडेंस प्रिंसिपल होता है ना, कंजर्वेटिव के। हो सकता है 2 लाख अपने को देने पड़ जाएं, फिर लास्ट में अगर नहीं देने पड़े तो लास्ट में एंट्री करने का सिस्टम है अपने पास। ठीक है, हाँ जी, क्लियर? अगले पेज पे 2 चीज़ें और हैं। एक लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेसी का इंक्रीमेंटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपने FM में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल किया है? WAC वेटेड एवरेज कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, वही बोलते हो क्या? भाई पहले से मेरी डेट इक्विटी है, अब नया डेट इक्विटी किस रेट पे ले रहा हूँ तो उसका नया कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही डेफिनेशन जो है काम कर कुछ नहीं आती है। लेसी इज इंक्रीमेंटल रेट ऑफ बोरोइंग। लेसी मतलब आप लोग अगर मुझसे लीज पे नहीं लेकर के यही कार बैंक से फाइनेंस करवा के लेते तो आपको क्या रेट में लोन मिल जाता? अपने वो AS16 में आया था ना, फॉरेन बोरोइंग, इंडिया में लेते तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट मतलब नई बोरोइंग अगर लेते तो क्या रेट में, क्या ब्याज पे पैसा मिलता, ये इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट हो गई। और लास्ट में कंटिंजेंट रेंट, ये मैंने बताया ही था, पोर्शन ऑफ लीज पेमेंट दैट इज़ नॉट फिक्स्ड इन अमाउंट बट इज़ बेस्ड ऑन फैक्टर अदर देन पैसेज ऑफ टाइम। सेल्स का, यूसेज का, इंडेक्स का, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ेगा, वो सब इंक्लूड नहीं होता। चलिए जी, अब अपने लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो है MLP, गारंटेड अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। ये ग्रॉस नेट कुछ काम नहीं आएगा, और ये PV ऑफ MLP मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। हाँ, PV ऑफ, ये दोनों चीज़ें क्या हुई? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, ये हो गया IRR। अब मुझे ये बताइए IRR कौन निकालेगा, लेसी या लेसर? लेसी निकाल सकता है क्या? क्यों? सामने वाला ये हिसाब नहीं लगाएगा मेरा क्या कॉस्ट आ रहा है? निकाल सकता है। निकालने के लिए क्या चाहिएगा? 25 लाख। हाँ, लेसी के पास में ये 3 लाख की इन्फॉर्मेशन है क्या? वो अगर बताता तो एक्स्ट्रा आज सेम एसेट कितने रुपए की और कितने साल बाद कितने वो क्या मालूम उसके पास है कि नहीं है। अच्छा, मैंने रेसिडुअल वैल्यू एस्टिमेट क्या की, ये तो एस्टिमेटेड है ना। ठीक है, मेरी एस्टिमेट, आपकी एस्टिमेट अलग अलग हो सकती है। आपको क्या मालूम है? 22 लाख। मुझे क्या मालूम है? 25 लाख। और IRR किससे निकलेगा? 25 से। इस मतलब प्रैक्टिकली IRR मैं निकाल सकता हूँ। वो अलग बात है, आप मेरे से पूछोगे तो मैं बता सकता हूँ और नहीं भी बताऊँ। भाई बाई चांस मैं बता दूँ मेरा IRR 20% है, आप कहीं 20% ब्याज ले रहा है, लेना ही नहीं लीज पे। ठीक है, कि लूट रहा है ये तो। ओके, तो हो सकता है मैं आपको मेरा IRR बताऊं और क्वाइट पॉसिबल नहीं बताऊं, और हो सकता है आपको फेयर वैल्यूज़ पता है, आप खुद ही IRR निकाल लो। तो IRR लेसर निकाल सकता है, ऐसा समझिए। लेसी के पास अवेलेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग क्या कह रहा है? क्लासिफिकेशन। लीज का जो क्लासिफिकेशन है, इट इज़ टू बी मेड एट इंसेप्शन ऑफ द लीज। वही है, ये नहीं 2 साल बाद देखेंगे फाइनेंस है कि ऑपरेटिंग है, फर्स्ट डे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ भाई? टाइम कहाँ से हो गया? टाइम क्या हुआ है? 11:40। ठीक है,
हाँ जी, अब अपने फाइनेंस लीज की एक डेफिनेशन में था, ठीक है, फाइनेंस लीज की डेफिनेशन में लास्ट एक पॉइंट क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, क्या था उसके अंदर, फाइनेंस लीज की जो डेफिनेशन थी ना, क्या एग्जांपल्स, उसमें क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP इज सब्सटेंशियली इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ असेट। देखें यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस अनगारंटेड नहीं बोला है, ये लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है कि लेसी जो पैसा दे रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर एसेट की फेयर वैल्यू के आसपास है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, फाइनेंस लीज। ये लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि यहाँ पे देखिए ये तो हमेशा ही बराबर होगी, IRR निकल ही इससे रहा है। आप कहेंगे एक बार इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देखो साहब, अब वो IRR आपने इससे निकाला, अब उसको वापस आप डिस्काउंट करके निकालोगे फेयर वैल्यू ही आएगी। अब इसमें से समझो अनगारंटेड हटा दिया, अनगारंटेड हटाने के बाद भी इसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर इसके सब्सटेंशियली इक्वल है, वहाँ इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है, देखो वापस निकालो पिछले वाला पेज, डेफिनेशन में पॉइंट नंबर डी है, कौन सा है, हाँ डी, एट इंसेप्शन ऑफ द लीज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP अमाउंट्स टू एटलीस्ट सब्सटेंशियली इक्वल टू फेयर वैल्यू। ठीक है, तो अगर मोर और लेस उतनी वसूली कर ली है, ठीक है, हम जनरली यहाँ पे भी 90% वाला रूल लगा देंगे कि भाई 90-95% की वसूली हो गई है तो अब क्या चिंता करनी, 10% तो कहीं और से आ ही जाएगा, और अभी तो अनगारंटेड बाकी है। तो इसलिए अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP फेयर वैल्यू के आसपास है तो हम कह सकते हैं फाइनेंस लीज हो गई। रीज़न, लेसी से आप जो वसूली कर रहे हो वो एसेट की पूरी कॉस्ट को रिकवर कर रहे हो, तो अब काई की ऑपरेटिंग लीज, इट इज़ अ फाइनेंस लीज। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन अपन करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है जी। हाँ, ये वाली फ़ोटो खींच ली भाई, ये हटा देता हूँ, 1 मिनट, ये फिगर रहने दूँ या फिगर हटा दूँ, है जी भाई, ताकि आपके काम आ सकता है भाई। यहाँ पे फिगर्स लिख देता हूँ, 4 लाख इंटू 5 years, सपोज 20 lakhs, हाँ ये नॉट अवेलेबल, और ये 2 lakhs, टोटल हो गया कितना, 22 lakhs। दिस इज से 5 lakh, तो ये क्या हो जाएगा, 5 lakh माइनस 2 lakh इक्वल्स टू 3 lakh। हाँ, यहाँ पर MLP कितना है, 22 प्लस 3 25 lakhs। ओके, और ये अभी पेंडिंग रहने दीजिए, MLP से 25 लाख। हाँ, इसको किस रेट से डिस्काउंटिंग करें ताकि इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाए, हाँ फेयर वैल्यू मैंने 15 लाख ऐसे ही मान लिया है। ठीक है, इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या हो कि वो किसके बराबर आ जाए, 15 लाख के बराबर, तो वो हो गया IRR। फोटो लगा, हैं नेगेटिव कैसे हो सकती है, जापान से लोन ले रहे हो, सिर्फ इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ही, नया लोन किस भाव पे मिलता, बस डिफरेंस नहीं है। पहले से लोन लिए मैं, अब एक आज नया लोन उसको 12% पे मिल रहा है, तो 12% उसका इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट हुआ। ठीक है, हाँ जी। तीन पेज और छोड़ दो भाई। क्या, अभी आएगा आएगा, समझ में आ जाएगा। हाँ, अभी अपन ने एक बात करी कि IRR कौन निकाल सकता है, लेसर। लेसी को भी रेट पता है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP तो वो भी निकाल सकता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ये तो नहीं निकालेगा पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP तो निकाल ही सकता है। अब आप कह दो लेसी को पता ही नहीं IRR की रेट क्या है, कोई बात नहीं, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट तो उसको पता है। आपने कार लीज पे ली,
आप लोगों ने, आपको मालूम है बैंक से लोन लेते 12% में मिलता, और आप मुझे अब 22 लाख रुपया दे रहे हो 5 साल में, तो 22 लाख को 12% से डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू तो निकाल ही सकते हो। अच्छा, कार की फेयर वैल्यू तो छुपी हुई नहीं है, वो तो आपको भी पता है। तो अगर आपको मालूम है कि 22 लाख को 12% से डिस्काउंट करता हूँ, मान लो उसकी वैल्यू 14 लाख आ रही है, ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, और कार की फेयर वैल्यू 15 लाख है, तो आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फाइनेंस लीज है या नहीं है। क्लियर? सब्सटेंशियली इक्वल। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, लेसी की डिस्काउंटिंग रेट ज़रूरी नहीं IRR हो। अभी अपन समझेंगे, आगे चल के एग्जाम्पल आएगा कि क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1, XYZ, हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 हैज़ टेकन एन एसेट ऑन लीज फ्रॉम ACS लिमिटेड। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, लीज टर्म 4 साल की है, फेयर वैल्यू एट इंसेप्शन ऑफ लीज 16 लाख की एसेट है, लीज रेंट 5 लाख पर एनम देना है एट द एंड ऑफ द ईयर्स, तो 5 लाख इंटू 4 कितना हुआ भाई, 20 लाख रुपए। गारंटी रेसिडुअल वैल्यू उसने दी 1 लाख की, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू है 3 लाख, अनगारंटेड कितना हुआ, 2 लाख। इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट IRR क्वेश्चन ने दिया 14.97%। अब पूछ रहा है बताओ लीज कौन सी है, फाइनेंस है कि ऑपरेटिंग है। तो अब देखिए, फाइनेंस लीज के लिए आप कहेंगे हमने 5-6 एग्जाम्पल पढ़े, हाँ, एसेट रखेगा क्या पता नहीं, ऑप्शन टू परचेज पता नहीं, स्पेशलाइज्ड एसेट पता नहीं, यूज़फुल लाइफ पूरी ले ली क्या पता नहीं, अपने पास ऑप्शन सिर्फ CA वाला बचा, क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP इज सब्सटेंशियली इक्वल टू फेयर वैल्यू। सो लिखो इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP, यहाँ थोड़ा सा थ्योरी लिख देते हैं, if present value of MLP is substantially equal to fair value of leased asset, is substantially equal to fair value of leased asset, if present value of MLP is substantially equal to fair value of leased asset, it is a finance lease. If present value of MLP is substantially equal to fair value of leased asset, it is a finance lease. ठीक है, तो अब ईयर 1 2 3 4 बराबर यही होता है, हाँ। MLP पहले साल कितना देना भाई, 4 लाख, सेकेंड ईयर में भी 4, थर्ड ईयर में 4, फिफ्थ में कितना लिखूं भाई, सॉरी फोर्थ ईयर में 5 लाख रुपए, 4 लाख प्लस 1 लाख अनगारंटेड वाला, सॉरी गारंटेड वाला, 5 लाख है क्या, ओके। अच्छा ये लो भाई, अरे सॉरी भाई बस, और लास्ट में 6 लाख रुपए, समझ में आ गया भाई, 5 + 1 कौन सा, गारंटेड वाला, तो ये MLP हो गया, हाँ। डिस्काउंटिंग फैक्टर 14.97% से, और फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, हाँ। ये अभी अपन पता लगा रहे हैं कि फाइनेंस है कि नहीं है, और भाई अभी अपन पता लगा रहे हैं तो MLP के अंदर गारंटेड लेते हैं, और ऊपर क्या लिखाया मैंने कि अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP फेयर वैल्यू के बराबर आई तो हम बोल देंगे फाइनेंस है, नहीं तो बोल देंगे ऑपरेटिंग है। तो MLP लिख रहा हूँ मैं तो यहाँ पे, मैंने और कुछ लिखा ही नहीं। MLP की डेफिनेशन में क्या है, गारंटेड लेना है तो ले लिया मैंने। अरे ऑपरेटिंग में लेते ही नहीं, कुछ नहीं लेते हैं ऑपरेटिंग में, ना तो MLP है, ना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ना नेट इन्वेस्टमेंट है, ना IRR है, कुछ भी नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं, गारंटी देने से फाइनेंस लीज नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। मैं बिल्डिंग काम में ले रहा हूँ, मैं गारंटी तो लूँगा ही, तोड़ फोड़ नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, नहीं तो हर्जाना देना पड़ेगा, तो उससे कोई वो फाइनेंस लीज थोड़ी हो जाएगी, ठीक है। हाँ भाई, प्रेजेंट वैल्यू
ये डिस्काउंटिंग फैक्टर तो फटाफट निकालने आता है ना भाई, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू करते जाओ, फिर मल्टीप्लाई करके एम प्लस करते जाओ। एन्यूटी फैक्टर यूज़ करके एकदम बाकायदा कर सकते हो 14,85,200 भाई। 1 से 4 साल तक के जो 5 लाख रुपए इंटू एन्यूटी फैक्टर कर सकते हो, फिर 5वें साल का जो 1 लाख है वो अलग से कर सकते हो। 14 लाख, हाँ। और एसेट है कितने की भाई? फेयर वैल्यू 16 लाख की है, हाँ। क्या हुआ? ये कुछ ज़्यादा जीरो नहीं आ गए हैं? वो नंबर कम मिलेंगे, बाकी क्या है, वो आएगा। एफएम में नहीं आता था क्या? हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट 3 डेसिमल्स, और फिर आप लोगों की मैक्स कितनी मजबूत है उस पर डिपेंड करेगा, राउंडिंग ऑफ किस तरफ करते हो। हाँ, साइलेंस साइलेंस भाई। अब ये सब में मैं इन्वॉल्व नहीं होने वाला हूँ भाई। 100 रुपये कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, हाँ हाँ। देखिए 0.001 और 0.002 इंटू 1 लाख रुपए, ठीक है ना। लिखिए भाई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, हाँ कंक्लूजन लिखो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, अच्छा 16 लाख है ना फेयर वैल्यू, और ये 1485 कितना परसेंट हुआ? 1485 200 अपॉन 16 लाख इंटू 100, 92.825 मतलब 93% के करीब हुआ। तो लिखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी इज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी इज approximately 93% of fair value, present value of MLP is approximately 93% of fair value, that is substantially equal. 93% means substantially equal, and so it is finance lease, and so it is finance lease. अब मान लो यहाँ पे आपके सिर्फ 70% ही होता, आप कहें बहुत फ़र्क है, छोड़ो ऑपरेटिंग लीज। भाई 90 से ऊपर आ रहा है, आप कहेंगे हाँ करीब करीब वसूली हो गई, ठीक है भाई। वो एएस नहीं कह रहा है भाई, वो आपको लेसी से वसूली जो हो रही है। देखिए आप तो कह रहे हो फाइनेंस लीज है, लेसी कह रहा ऑपरेटिंग है। हाँ, ये लेसी निकाले चाहे लेसर निकाले, आईआरआर चेंज होगा क्या? यूजीआर है चाहे नहीं है, आईआरआर तो किससे निकलेगा? अनगारंटीड को लेके ही निकलेगा। अब आपकी आईआरआर आ गई 15%, क्वेश्चन ने दी हुई है ना 14.97%, आप वो भी ट्राई कर लो। आप क्या करो, गारंटीड अनगारंटीड दोनों लेकर के आईआरआर निकालो, 14.97 आएगा, कि 16 लाख रुपए है, और टोटल पैसे कितने मिलने वाले हैं यहाँ पे? 6 की जगह कितना कर दूँ मैं? 8 लाख। 8 लाख करके आप 14.97 से कर लो, ये 16 लाख आएगा। आईआरआर क्वेश्चन ने दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ था मैं निकाल सकता था। लिसन लिसन केयरफुली, इस क्वेश्चन में आईआरआर दिया हुआ है, नहीं भी होता तो आप लोग निकाल सकते हो। क्यों? आईआरआर के लिए क्या करना होता है? एमएलपी प्लस अनगारंटेड को किस रेट से डिस्काउंट करें कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाए? 16 लाख। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 5 + 1 + 2 और करोगे, 8 लाख रुपए। अब आप कहेंगे 100 किस रेट से डिस्काउंट करूँ कि 16 लाख आ जाए? ये होती है आईआरआर, ये आएगी 14.97, क्वेश्चन ने दी हुई है। अब फाइनेंस लीज है कि नहीं है, उसके लिए एस कहता है आप चेक क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी अगर सब्सटेंशियल इक्वल है। रीज़न, लेसी बोले फाइनेंस लीज, लेसर बोले ऑपरेटिंग लीज, वो नहीं हो सकता।
या तो दोनों के लिए फाइनेंस लीज होगी या दोनों के लिए ऑपरेटिंग। अब लेसी को तो पता नहीं है अनगारंटेड कितना है, लेसी ने तो सिर्फ ये देखा मैं जो पैसे दे रहा हूँ वो मोर और लेस किसके बराबर है, एसेट की फेयर वैल्यू के बराबर। इसका मतलब पूरी वसूली मेरे से हो रही है, इसका मतलब फाइनेंस लीज। अच्छा ये नहीं लेसी कहेगा मुझे क्या मालूम पूरी वसूली हो रही है कि नहीं हो रही है, तो फिर लीज पे ले ही मत भाई, उसके लायक नहीं है अभी तक। पहली बात हो गई, आपने गाड़ी खरीदी, ठीक है, मारुति 800, हाँ मारुति 800 ठीक है, कितने की आती है भाई मारुति 800 कितने की आती है? नहीं लीज पे देनी है भाई, लीज पे देनी है आपको। हाँ तो आप सपोज वो गाड़ी 5 लाख की है, ठीक है, और आपने कहा मेरे को मारुति 800 लीज पे चाहिए। मैंने आपको कहा ठीक है हर साल 2-2 लाख देते जाना 5 साल तक, ठीक है, आपने कहा ओके डन। नहीं करेगा ना, तो मैं वही कह रहा हूँ अगर लेसी अगर ऐसा है जिसको पता ही नहीं है तो वो लीज के लायक नहीं है, ठीक है। अब आपने जब लीज पे ली है, आपको मालूम है आप जो पैसे दे रहे हो, ठीक है, और उस कार की जो फेयर वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली बराबर है, तो आपको भी मालूम है कि ये फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग नहीं है। तो इसीलिए एस ने कहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, जो आप पैसा दे रहे हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर फेयर वैल्यू के आसपास है, इसका मतलब आपने एसेट किराए पे नहीं ली है, एसेट फाइनेंस पे ली है, इसलिए वो फाइनेंस लीज है। क्लियर? अब झगड़ा ये है कि 14.97 कौन निकाल सकता है? लेसर। लेसी कैसे डिस्काउंट करेगा? वो फ़ोन करके पूछेगा लेसर को IRR कितना है, वो बता देगा 14.97, उससे डिस्काउंट करके वो 14 लाख रुपए निकाल लेगा। फिर है कि वो फ़ोन पे नहीं बताए तो आप कहीं फिर क्या करेगा? तो उस केस में वो IRR वाली रेट नहीं लेकर के इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट से डिस्काउंट करेगा। वो अपन अब पढ़ेंगे, मैं इसीलिए बार बार बोल रहा था थोड़ा रुको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर उसको ये रेट पता नहीं है, वो ये कहेगा अच्छा मैंने लीज पे नहीं लेता, बैंक से लोन लेता, बैंक से लोन लेता तो वो 12% पे देता, मैं 12% से डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। उससे अगर वापस सब्सटेंशियली इक्वल टू आया तो फाइनेंस लीज, नहीं तो ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। क्वेश्चन 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ईदर ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज। हाँ हाँ, पॉइंट ए, lessee has option to purchase the asset at lower than fair value at the end of lease term। इसी में आगे लिख दो भाई फाइनेंस लीज, ऑप्शन टू परचेज एट लोअर प्राइस। इकोनॉमिक लाइफ 7 साल है, लीज टर्म 6 साल की है। हाँ, एसेट एक्वायर नहीं होगी वापस। मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ फाइनेंस लीज। इकोनॉमिक लाइफ 6 साल है, लीज 2 साल के लिए है। आगे भी कुछ लिखा हुआ है भाई, बट द एसेट इज ऑफ ए स्पेशल नेचर एज एन बीन प्रोक्योर्ड ओनली फॉर यूज ऑफ लेसी फाइनेंस। हाँ, अगर इतना ही होता ना 6 साल और 2 साल तो आप कह देते ऑपरेटिंग लीज। नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP इज X, फेयर वैल्यू इज Y। ये नहीं X और Y तो अल्फ़ाबेट पास वाले होते हैं हाँ, तो नॉट सब्सटेंशियली सेम, तो ऑपरेटिंग लीज। कितने बजे तक का है क्लास आज? क्या हुआ? हाँ, वो आप थ्योरेटिकल आंसर लिख सकते हो कि अगर X और Y सब्सटेंशियली इक्वल है तो हाँ, लॉजिक का यही है, ठीक है। फेयर वैल्यू भी X लिखता ना तो अपन कहते हैं दोनों सेम है। Y लिखा है मतलब, और अपन ने आज तक मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन किए X और Y कभी आसपास नहीं आए